इसलिए मेरा यह मानना है कि सरकार को जो सबसे पहला काम करना चाहिए, और सरकार से ज्यादा यह जुडिशरी का काम है। सरकार का इसमें कम रोल यह है क्योंकि संविधान में काम का बंटवारा है। संविधान ने बोला भाई तीनों इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो यह जुडिशरी का काम है। जुडिशरी का मतलब यह सुप्रीम कोर्ट का काम है, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम है। यह उनका धर्म है, यह उनकी ड्यूटी है, यह उनका कर्तव्य है कि कैसे हम गुलामी की व्यवस्था को खत्म करें, कैसे हम गुलामी की सोच को खत्म करें, कैसे हम गुलामी की छुट्टी व्यवस्था को खत्म करें, कैसे हम गुलामी की जो जुडिशियल प्रोसीजर है उसको खत्म करें, और जस्टिस सिस्टम का भारतीयकरण करें। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो सकता है, जल्दी हो सकता है। और एक बात जरूर मैं आज यहां धार की पवित्र भूमि से, जहां माता सरस्वती रहती है, वहां से कहता हूं, यह बड़ा उपयुक्त समय है जहां हमारे पास जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे मेहनती, ईमानदार, डेडिकेटेड, डिटरमाइंड, डिवोटेड जज हैं। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे मेहनती, ईमानदार, राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री हैं। कायदे से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक साथ बैठना चाहिए, और बैठ के भारत में लोगों को एक साल के अंदर न्याय कैसे मिले इस पे चर्चा करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारी सेशन ले लो। हमारे जैसे भारत में हजारों लोग हैं। भारत में हजारों की संख्या में एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, प्रोफेसर्स हैं लॉ कॉलेज के वाइस चांसलर हैं। 1700 हमारे पास लॉ कॉलेज हैं। एक बार इस पे कम से कम पब्लिक डिबेट भारत के सभी 1700 लॉ कॉलेज में किया जाए कि भाई जस्टिस विद इन ईयर कैसे होगा और न्यायपालिका का भारतीयकरण कैसे होगा, और सारे जजेस अपनी अपनी ओपिनियन दे, तो इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद इनहेरेंट पावर है आर्टिकल 142 में कि वो जहां नियम कानून ना हो, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ओपिनियन ले सकता है, हाई कोर्ट के ओपिनियन ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जो बार है उनके ओपिनियन ले सकता है। पूरे देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बार है, हाई कोर्ट की अपनी बार है, वहां से ओपिनियन ले सकता है। सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जुडिशियल सिस्टम पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जैसे हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था मानी जाती थी, पहले हमारे न्यायिक व्यवस्था की पूरी दुनिया में चर्चा होती थी। आज की डेट में हम दुर्भाग्यवश फैसला लिखवाते समय देखते हैं कि अमेरिका में कौन सा जजमेंट है या ब्रिटेन में कौन सा जजमेंट है। वो सिस्टम बदलने का समय आ गया है, और इस न्यायिक व्यवस्था को फिर से इसका भारतीयकरण करने का समय आ गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बातें कही, पर इसमें एक बात और आती है इस विषय में, अगर हम और गहराई में जाएंगे तो ये तो आपने बड़े अच्छे से समझाया कि ये हमारे पास हजारों सालों पहले से न्याय व्यवस्था थी जो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, और इस व्यवस्था को अभी परिवर्तन करने की, बदलने की आवश्यकता है। लेकिन बीच में एक प्रश्न आता है कि ये व्यवस्था आई किस परिस्थितियों में रही। 1857 के पहले इस देश में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, या जो आईपीसी, सीआरपीसी अभी के जो वर्तमान लॉ है वो 1857 के बाद आए। तो किन परिस्थितियों में ये जो वर्तमान न्याय प्रणाली, वर्तमान कानून है, ये हमारे देश के अंदर लागू किए गए? देखिए, आप सब लोगों ने मैकाले का नाम सुना होगा ना। मैकाले वकील नहीं था, ना मैकाले जज था। एक्चुअली मैकाले एजुकेशनिस्ट था, और वो 1835 में यहां आया था, यहां के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए। अंग्रेजों ने उसको इसी काम के लिए भेजा था कि जाओ, भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी समृद्ध है, उसको चेंज करो और वहां कॉन्वेंट सिस्टम लागू करो, वहां की संस्कृति भाषा को खत्म करो, वहां अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस करो। इस काम के लिए आया हो। 1835 से आया और लगातार यहां भारत में रह रहा था, रिसर्च कर रहा था, गुरुकुलों को डोमिनेट करके कॉन्वेंट स्कूल खुलवा रहा था, ये सारा काम कर रहा था। इसी बीच 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। मंगल पांडे जी ने जो क्रांति किया वो पूरे भारत में फैल गई, और आपको जान के यह भी आश्चर्य होगा कि मंगल पांडे जी की क्रांति को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान मठ मंदिरों का था। जैसे रिले रेस नहीं होती, एक व्यक्ति आपकी छड़ी यहां से वहां पहुंचाता, दूसरा वहां से वहां पहुंचाता, तीसरा वहां से वहां पहुंचाता। सेम सिस्टम उस समय हुआ था।
मठ मंदिरों ने 15 दिन के अंदर मंगल पांडे की क्रांति को उधर लाहौर पहुंचा दिया, इधर कन्याकुमारी पहुंचा दिया, इधर भुज पहुंचा दिया, इधर आपके चटगांव पहुंचा दिया, ढाका तक पहुंचा दिया। उस मंगल पांडे जी की क्रांति से घबरा के अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि अब इनको कानून बना के गुलाम बनाना पड़ेगा। अब ये लाठी डंडे के बल पे दम पे हम इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे। मैकाले ने जो चिट्ठी लिखी, सजेशन ये दिया कि साहब ऐसा है, यहां के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड लोग हैं, इसलिए बेटर ये होगा कानून बनाया जाए, कानून बना के इनको गुलाम बना लिया जाए। भारत में एक लॉ कमीशन बनाया गया, वो लॉ कमीशन आज भी चलता है, और लॉ कमीशन का पहला चेयरमैन मैकाले को बनाया गया। मैकाले ने 1857 से कानून लिखना शुरू किया। 3 साल की मेहनत के बाद जो पहला कानून लिखा उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो पहली बार आजादी के 75 साल के बाद वो इंडियन पिनल कोड बदल के एक नया कानून आ रहा है। नहीं, अभी तक वही चल रहा था। दूसरा उन्होंने कानून, इंडियन पिनल कोड बन गया तो उन्होंने सोचा कि जी भाई कानून तो बन गया, इसको मारे, इनको लाठियों से पीटेगा कौन। अगला कानून उन्होंने 1861 में बनाया, पुलिस एक्ट। और भारत में पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। आज भी पुलिस उसी 1861 वाले पुलिस एक्ट से चलती है। फिर उनकी नजर पड़ी साउथ के मठ मंदिरों पे कि नॉर्थ इंडिया के मठ मंदिर लूटे जा चुके थे, तोड़े जा चुके थे, काशी मथुरा सब लूटा जा चुका था, आपका ये भोजशाला लूटा जा चुका था। दक्षिण भारत के मठ मंदिर बचे हुए थे, तो उन्होंने तीसरा कानून बनाया 1863 में, इसको एंडाउमेंट एक्ट कहते हैं। और तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु के मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर एविडेंस एक्ट बना दिया, कोर्ट बना दिया। नतीजा ये, कानून भी उनका, पुलिस भी उनकी, जज भी उनके, प्रोसीजर भी उनका, और धड़ाधड़ यहां के लोगों को सजा देना शुरू कर दिया। अगर ये अंग्रेजी कानून अच्छे होते जो आज तक चल रहे हैं, तो कम से कम किसी एक अंग्रेज को सजा मिलनी चाहिए थी। अल्टीमेटली यहां पे टॉर्चर करने वाले कौन थे? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज। पीड़ित कौन थे? भारतीय। सजा किसको हो रही थी? तो कानून अच्छा है क्या? सीधी सी बात है। इसका लिटमस मतलब ये तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। वो 1861 का पुलिस एक्ट है जिसके कारण बंगाल में, संदेश खाली में शाम को गुंडे उठाते हैं बहन बेटियों को, सुबह पहुंचाते हैं और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, तो पुलिस के नेचर में इतना बदलाव आया कि जो पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अब वो सत्ता के इशारे पे नाचती है। पहले अंग्रेजों के इशारे पे काम करती थी, अब जो रूलिंग पार्टी है उनके इशारे पे काम करती है। इसमें पुलिस की भी कोई गलती नहीं है। हम लोग पुलिस को दुश्मन समझ लेते हैं। अरे भैया, वो भी इंसान है, हमारे आपके भाई, हमारे आपके चाचा, हमारे आपके परिवार के लोग हैं। अगर वो ना माने तो रात को 12 बजे उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रात को 12 बजे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये पुलिस वाले भी तो अल्टीमेटली बाल बच्चे वाले, उनको अपनी नौकरी करनी है। नौकरी करनी है तो जो सत्ता कहेगी उसके इशारे पे चलना है। जिसको मन करेगा एफआईआर करना, जिसको मन करेगा एफआईआर नहीं करना, जिसको मन करेगा देशद्रोह की धारा लगा देना, नहीं तो सिंपल एफआईआर भी नहीं करना। एक बिहार का एक मनीष कश्यप के बारे में आपने देखा ही था, किस तरीके से देशद्रोह की धारा लगाई जा रही थी। एनएसए लगा दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था। तो ये पूरा का पूरा जो पुलिस सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जुडिशियल सिस्टम, ये अंग्रेजों ने भारत पर रूल करने के लिए बनाया था। भारत के लोगों को न्याय देने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया था। हमें गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि ये पुलिस एक्ट, जो पुलिस सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये हमारे लिए बना ना। ये केवल और केवल यहां लूटने, बांटने, रूल करने के लिए बनाया गया था। दुर्भाग्यवश वो चूंकि व्यवस्था चलती रही, तो उसका फायदा हमारे बाद वाले अंग्रेजों ने उठाया और लूटते रहे, बांटते रहे, तोड़ते रहे, डिवाइड करते रहे, जातियों के आधार पर बांटते रहे, भाषा के आधार पर बांटते रहे, क्षेत्र के आधार पर बांटते रहे, और 2G घोटाला करते रहे, कोयला घोटाला करते रहे, आदर्श घोटाला करते रहे, पता नहीं कितने तेल घोटाला, आटा घोटाला, मसाला घोटाला, चक्की घोटाला, अगस्ता घोटाला, मिसाइल घोटाला, भगवान जाने कितने कितने घोटाले करते रहे। और यह कानून अगर अच्छा होता तो किसी भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए थी। आज तक मिली क्या?
जोर से बोलिए जरा। नहीं। आज तक किसी व्यक्ति की भारत में नागरिकता गई क्या? किसी गद्दार की नागरिकता गई, किसी जासूस की नागरिकता गई, किसी बलात्कारी की नागरिकता गई, किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई, किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, किसी अलगाववादी की नागरिकता गई, किसी माओवादी की नागरिकता गई, किसी नक्सली की नागरिकता गई, किसी जिहादी की नागरिकता गई, या किसी पत्थरबाज की नागरिकता गई? किसी की गई क्या? नहीं। एक चीज याद रखिए, आपका कमांडो बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी बंदूक घटिया हो तो वो बॉर्डर पे रक्षा कर सकता है क्या? डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो, बीमारी ठीक कर सकता है क्या? ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, घर सुरक्षित हो सकता है क्या? ऐसे शासक बहुत अच्छा हो लेकिन पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था घटिया हो तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। और मेरा यह मानना है, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने में कोई लागत भी नहीं आएगी। आशा करता हूं बहुत जल्दी इस पे काम होगा। काम शुरू हो चुका है। 1,500 अंग्रेजी कानून पिछले 10 साल में हटाए गए हैं, इस बात की मुझे संतुष्टि है। 1,500। उसके पहले 2014 के पहले 2050 से 2014 तक 150 कानून हटाए गए थे। मात्र 130 या 32 कानून हटाए गए थे और 2014 से 2024 के बीच में 1,500 कानून हटाए गए। इसलिए अब हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बाकी भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी 222 कानून अभी बचे हुए अंग्रेजों के, वो चल रहे हैं। 222 कानून अभी भी चल रहे हैं और हमें भरोसा है कि शायद अगले 1-2 साल के अंदर वो भी बदल जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो आपने बड़े अच्छे से सबको समझाई कि हमारी एक उन्नत न्याय व्यवस्था थी और ये जो न्याय व्यवस्था आई, ये हमारा शोषण करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए न्याय व्यवस्था लाई गई थी, जिसको हम आज भी ढो रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अब आगे क्या? आपने बोला परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन कैसे हो सकता है? उस परिवर्तन का स्वरूप क्या हो सकता है? आपका एक, मैं जब पढ़ रहा था तो पता लगा आपका एक विषय पे आप एक काम कर रहे हैं कि जस्टिस विद इन अ ईयर। तो ये जस्टिस विद इन अ ईयर क्या है? ये कैसे हम इसको हमारे देश के अंदर ला सकते हैं और ये कैसे हमारे न्याय व्यवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं? जस्टिस विद इन ईयर कैसे आएगा और जस्टिस विद इन ईयर का लाभ क्या होगा, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। आएगा कैसे, पहले मैं वो आपको बताता हूं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हो? हाथ उठाओ जरा। सब लोग यूज करते हैं। एक काम करो, 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बना लो और रोज लिखना शुरू करो, हमें जस्टिस विद इन ईयर चाहिए। लिखना शुरू करो। क्या क्या फायदे होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं, इसको भी लिख देना। आपको डिमांड करनी पड़ेगी। याद रखिए, राजतंत्र में यथो राजा तथो प्रजा, जैसा राजा होती है वैसी प्रजा होती है, लेकिन लोकतंत्र में इसका उल्टा होता है, यथो प्रजा तथो राजा।